ان तमाम मुश्किलात के बावजूद जनरल बख्त खान अंग्रेजों का मुकाबला करते रहे। अंग्रेज आर्टिलरी बाहर से शहर पर फायर करती थी और अंदर से मुसलमान आर्टिलरी जवाब इसलिए नहीं दे सकती थी कि मुसलमानों के मैगजीन्स और बारूद खत्म कर दिए गए थे। बारूद खरीदने के लिए गंधक की जरूरत होती है और गंधक खरीदने के पैसे नहीं थे। हाल यह था कि खजाना खाली था, शहर के अंदर खाने और पीने का सख्त कहर बर्पा हो चुका था, फ्रस्ट्रेशन फैल रही थी, फौजियों को तनख्वाहें अदा नहीं हो रही थी और हिंदू साहूकार, हिंदू मनी लैंडर के जो पैसा देने पर तैयार थे उनसे शहजादे कर्ज लेकर अपनी अय्याशियों में जाया कर देते थे और फौजी मिलिट्री काम के लिए, मिलिट्री प्लानिंग के लिए और फौजियों के लिए रकम की फराहमी मुमकिन नहीं होती थी। अंग्रेजों ने साजबाज यह की कि अंदर साहूकारों को पैगाम भिजवा दिया कि तुम अब मजीद कर्ज देना बंद कर दो, हम तुम्हें कॉम्पनसेट कर देंगे। नतीजा यह हुआ कि हिंदू मनी लैंडर्स ने भी अंदर दिल्ली शहर के अंदर फौज को और बादशाह को कर्जे देना बंद कर दिए। नतीजा यह हुआ कि अब फौज के पास ना कोई पैसे थे, ना बारूद था और ना खाना पीना, और इस सूरत में दाखिली इंतशार की वजह से अब मुसलमान कमजोर होना शुरू हो गए। फिर भी तकरीबन 6 माह ये मुहासरा और ये जंग जारी रही जिसमें शदीद नुकसान अंग्रेजों को उठाना पड़ा। चूंकि बागियों का सारा मरकज दिल्ली था और पूरे हिंदुस्तान से फौजें हरकत करके दिल्ली की तरफ जा रही थी, इसलिए अंग्रेजों को बाकी महाजों पर तवज्जो देने के बजाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर फोकस करना था कि अगर वो बादशाह को कत्ल कर देते या हलाक कर देते या बख्त खान उनके काबू में आ जाता तो यह मजामत फिर कुचली जा सकती थी। एक बड़ी तकलीफ बात यह हुई कि पंजाब ने, ईस्टर्न पंजाब, सिख, डोगरे और ये सारी कौमें जो थी, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और मुसलमानों के खिलाफ जंग की। अंग्रेज खुद कहते हैं कि अगर पंजाब के सिख और ये कौमें उठ खड़ी होती हमारे खिलाफ तो फिर हिंदुस्तान हमारे हाथ से निकल जाता। ये तारीख की बड़ी दर्दनाक वाकयात है। बिलाखिर ये नौबत आ पहुंची कि ब्रिटिश फौज दिल्ली शहर के एक सेगमेंट में दाखिल हो गई। 10-10 लड़ाई हुई। इस वक्त जनरल बख्त खान ने बादशाह को मशवरा दिया कि आप मरकज हैं इस पूरी तहरीक का, आप मेरे साथ शहर से निकल चलिए और हम किसी पहाड़ी इलाकों के मोर्चों में अपने आप को किला बंद करके अंग्रेजों के खिलाफ एक तवील जंग लड़ेंगे। दिल्ली इस किस्म की जंग लड़ने की जगह नहीं है। बादशाह राजी हो गए और तैयार थे बख्त खान के साथ शहर से निकलने के लिए कि इलाही बख्श गद्दार ने बादशाह से कहा कि इस मशवरे पर अमल करने के नतीजे में आपको नुकसान होगा, या यह तक कह दिया कि यह बख्त खान पश्तून है और तो मुझे खतरा है कि आपको बाहर ले जाकर यह कत्ल कर देंगे। इस कदर नापाक जुमले के बाद बख्त खान इतने जलाल में आए कि तलवार निकालकर इलाही बख्श की गर्दन उतारना चाहते थे, लेकिन बादशाह बीच में आ गए। पर अपने आप को ठहराएंगे और जब तक के मजाहमत बख्त खान जितनी मेंटेन कर सकते हैं वो करें। अंग्रेज फौज शहर में दाखिल हो जाती है, बादशाह हुमायूं के मकबरे की तरफ चले जाते हैं और बख्त खान अपनी फौज को लेकर पीछे से निकलकर एक दोबारा सफबंदी करते हैं शहर से बाहर। अंग्रेज फौज शहर में दाखिल होकर बेदरेग कत्ल गारत करती है। दिल्ली की तारीख में इतना ताराज इसको तैमूर लंग ने नहीं किया होगा या पिछले आने वाले हुक्मरानों ने या हमलावरों ने नहीं किया होगा जितना ब्रिटिश आर्मी ने 1857 में दिल्ली को ताराज किया। आप यकीन करेंगे कि दिल्ली की जामिया मस्जिद में सुअर, कुत्ते और घोड़े बांध दिए गए और 6 साल तक दिल्ली की जामिया मस्जिद में कोई नमाज नहीं अदा की गई कि यह सूरों का अस्तबल था। अंग्रेजों ने दिल्ली को जो बुरी तरह ताराज किया सो किया। दिल्ली में भी जो सबसे बड़ा नुकसान मुसलमानों को हुआ कि तमाम मुसलमान अशराफिया, बाइज्जत मोअज़्ज़ज़ लोग जो सदियों से यहां आबाद थे, पुराने घराने, एक एक बच्चे तक खत्म कर दिए गए। बापर्दा मुसलमान औरतों का हाल यह हुआ कि उनके कुएं जब भर गए उनकी लाशों से, तो अंग्रेज मौर्रख लिखते हैं कि औरतें कूदती थी खुदकुशी करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, तो मरती नहीं थी क्योंकि लाशों पे गिरती थी और अंग्रेज फौजी उनको दोबारा पकड़कर बाहर खींच लिया करते थे। यह इस कदर शदीद जुल्म था कि पूरी दुनिया में इसकी बाज़गश्त सुनाई दी गई। बल्कि फ्रांस ने तो यह तक धमकी दी कि अगर मकामी आबादी का कत्लो गारत बंद नहीं किया गया तो फ्रांस इंडिया पर हमला कर देगा। हत्ता कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में बाद में चंद जनरल्स और ऑफिसर्स पे मुकदमे चलाए गए इस बात पर कि इस कदर खूनरेजी और कत्लो गारत किया गया कि इंसानियत की तारीख में इसकी मिसाल नहीं दी गई। हमको सिर्फ चंद तस्वीरें दिखाई जाती हैं उस दौर की कि फ्रीडम फाइटर्स को फांसी दी जा रही है। यकीन कीजिए इंसानों को संगीनों पर भून के आग में पकाया जाता था, स्टेक्स बनाए जाते थे, उनके तोपों के आगे रख के हजारों औरतों, बच्चों, बूढ़ों को धमाकों से उड़ा दिया जाता था। माजूरों, रिटार्डेड मुगल फैमिली को, खास तौर पे जो शाही और अशराफिया था मुसलमान तबके का, उसके तो एक एक बच्चे, मेंटली रिटार्डेड, जहनी माजूर, नाबीना लोगों को भी फांसियां दी गई, तोपों के आगे उड़ा दिया गया। इतना कंप्लीट जेनोसाइड मुसलमान सिविलाइजेशन का शायद हलाकू ने भी नहीं किया था।